आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से इन द स्पोर्ट एंड एनालिसिस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है वर्ल्ड इज वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर मोदी 3.0। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी थर्ड टर्म की शुरुआत के लिए तैयारी कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उम्मीद के साथ खड़े होकर उनकी लीडरशिप की ट्रैजेक्टरी को देखने के लिए। मोदी जी के पिछले 10 इयर्स ने इंडिया की डोमेस्टिक लैंडस्केप पे एक बेहतरीन छाप छोड़ा है और ग्लोबल एंगेजमेंट्स पर भी, जिसके लिए उनको तारीफी और क्रिटिसिज्म दोनों मिला। दोस्तों, दुनिया मोदी जी के थर्ड टर्म को देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं उनके फिर से पीएम बनने का। मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। है इसके इंटरनेशनल रिलेशंस की दुश्मनी बड़ी देशों के साथ अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस बनाना किसी भी लीडर के लिए मुश्किल और चैलेंजिंग होता है। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग देशों के साथ एक्टिवली जुड़े रहे, चाहे वो कॉन्फ्लिक्टेड इंटरेस्ट्स ही क्यों न रखते हो। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत जल्दी बदल सकते हैं। बहुत जरूरी है कि हम ध्यान में रखें कि तब से कितनी डेवलपमेंट्स और चेंजेस आई है। यूएस, जापान, इसराइल और फ्रांस के साथ बढ़ती हुई एंगेजमेंट साबित करती है कि इंडिया की डोमेस्टिक रिलेशंस बेहतर हो रही है। इंडिया ने इसराइल, ईरान दोनों के साथ हमेशा अच्छे रिश्ते बना के रखे हैं। जहां इंडिया ने इसराइल के साथ डिफेंस कोऑपरेशन के जरिए अपने रिश्ते को और गहरा किया है, वही ईरान के साथ कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज के भी रिश्ता बढ़ाया है। इन दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखना बेशक मुश्किल है, क्योंकि दोनों के बीच जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से अनबन रहती है। इसको न्यूट्रलिटी नहीं बल्कि इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी कहते हैं। दोस्तों, रशिया यूक्रेन के बीच तनाव को लेकर भी इंडिया के कोल्ड वॉर एरा से ही रशिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस रहे हैं, लेकिन साथ ही यूक्रेन के साथ भी उनके इंडिपेंडेंस के टाइम से इंडिया ने अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं। इंडिया ने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और भाईचारे पर जोर देते हुए लगातार बातचीत करके इस मसले को हल करने पर जोर दिया है। CNN के हाल ही में दिए गए एक रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी ने एक अहम किरदार अदा किया है मॉस्को के यूक्रेन पर एक पोटेंशियल न्यूक्लियर स्ट्राइक को रोकने में। यूएस रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेसमैन रिच मैकॉर्मैक ने कहा कि इंडिया एक की प्लेयर है कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने में और कम्पीट कर रहे हैं बड़ी इकोनॉमीज के साथ जैसे चाइना और यूएस। पीएम नरेंद्र मोदी का ग्लोबल स्टेज पर एक्टिव रोल और इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी एक अहम पॉइंट है। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस की आइडियोलॉजी को मानते हुए मोदी जी एक ऐसी ताकत बन रहे हैं जिससे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाया जा सकेगा। चाइना और ताइवान के केस में भी इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाते हुए ताइवान के साथ अनऑफिशियल रिलेशंस को बैलेंस करते हुए चाइना के साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को बनाए रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक रीजन के देशों के साथ दोस्ती को बढ़ाने पर जोर दिया है, जो ताइवान मसले पर इंडिया की पोजीशन पर असर डाल सकते हैं। इंडिया ने यूएई इसराइल के रिलेशन की जिम्मेदारी उठाई है। नॉर्मलाइजेशन से कॉम्प्लीमेंट टेरिटरीज, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन तक, नॉन रिलेशन से क्लैंडेस्टिन एंगेजमेंट्स तक और भी रिश्तों में नॉर्मलाइजेशन इंडिया, इसराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के बीच पार्टनरशिप हाल ही में बदल गई है। इंडिया, इसराइल, यूएई ट्राइलेटरल एक एग्जाम्पल है इंटरनेशनल रिलेशंस में रियलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को इस्तेमाल करने का।
ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी का इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ अप्रोच प्रैग्मेटिज्म, स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग और इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट्स को प्रायोरिटाइज पर बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की डिप्लोमेसी ग्लोबल पीस और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए काफी अहम है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डोमेस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेन्योर में लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब्स का ग्रोथ और इंक्लूसिव डेवलपमेंट, यहाँ पर स्ट्रक्चरल ऑब्स्टिकल्स का समाधान किया गया, एंटरप्रेन्योरियल एनर्जी को बढ़ावा दिया गया और इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड का उपयोग किया गया। चलिए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं मोदी जी की भूमिका इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रही। नंबर 1, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। मोदी सरकार ने इंडिया की इकोनॉमी को पुनर्जीवन देने के लिए जरूरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी IBC और एक यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को एस्टैब्लिश किया गया। नंबर 2, मेक इन इंडिया। मोदी द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एम है इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन का बढ़ावा देना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का आकर्षित करना और इन्वेस्टमेंट में इनोवेशन को बढ़ावा देना। नंबर 3, डिजिटल इंडिया। मोदी जी की डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का एम तकनीक के माध्यम से विकास को हासिल करना, जिससे जानकारी, फाइनेंशियल सर्विसेज और सरकारी योजनाएं खासतौर से रूरल एरियाज में टेक्नोलॉजिकल पावर्स का विकास करके डिजिटल अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके। इस इनिशिएटिव के अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और ई-गवर्नेंस सर्विसेज जैसे इनिशिएटिव्स शामिल है। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मोदी ने इकोनॉमिक ग्रोथ और कनेक्टिविटी के की फैक्टर के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी है। भारतमाला प्रोजेक्ट, संगरमाला प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स का एम है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स को मॉडर्न बनाना, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को बढ़ावा देना और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। नंबर 5, फाइनेंशियल इंक्लूजन। मोदी सरकार फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY जैसे इनिशिएटिव्स के जरिए से प्रायोरिटी देती है, जिसमें बैंक सर्विसेज को अवेलेबल कराया जाता है उन लोगों तक जो अभी तक बैंक के बाहर थे। इसके अलावा मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया जैसे इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप और MSME ग्रोथ को बढ़ावा देती है क्रेडिट फैसिलिटीज के माध्यम से। नंबर 6, स्किल डेवलपमेंट। मोदी जी ने ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ की अहमियत को समझाते हुए स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव को महत्व दिया है, जिससे इंडिया के वर्कफोर्स को 21वीं सदी के इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करने के लिए जरूरी स्किल्स प्राप्त हो सके। स्किल इंडिया मिशन जैसे योजनाओं का एम है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान करना। नंबर 7, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मोदी ने मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रिफॉर्म्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ प्रोएक्टिव एंगेजमेंट जैसे प्रयासों के माध्यम से फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। इंडिया ने ग्लोबल इंडिसेस जैसे वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट ला के दिखाया है, एक इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल को बनाए जाने के एफर्ट्स। नंबर 8, इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड चैलेंज। मोदी जी की लीडरशिप को अलग अलग चैलेंज जैसे कोविड-19 पैंडेमिक और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन ने परेशानी में डाला है। उनकी सरकार ने प्रोएक्टिव कदम उठाए हैं, जैसे स्टिमुलस पैकेज, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और वैक्सीनेशन ड्राइव्स, जिनका एम है क्राइसिस के असर को कम करना और इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करना। इसकी प्रिडिक्शन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थर्ड टर्म मोदी 3.0 के लिए स्पेसिफिक नतीजे कई कारणों और अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रखने हैं। हालांकि पिछले ट्रेंड्स और स्टेटेड गोल्स पर आधारित होकर हम कुछ पोटेंशियल सिनेरियोज को सोच सकते हैं। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी मैंने उसको दोहराया था। मैंने कहा था देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि के शिखर पर दे। नंबर 1, UN रिफॉर्म। मोदी UN को ज्यादा इंक्लूसिव बनाने के लिए रिफॉर्म्स का समर्थन कर सकते हैं। इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप और ग्लोबल चैलेंज को गहराई से एड्रेस करने का गोल रखते हुए। नंबर 2, इकोनॉमिक सुपर पावर इंडिया। Mr. Speaker, when I first visited the US as a Prime Minister, India
was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. We are not only growing bigger, but we are also growing faster. When India grows, the whole world grows. मोदी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को प्रायोरिटी दे सकते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस को सुधारने पर फोकस करके इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने, जिससे इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में एस्टैब्लिश किया जा सके। नंबर 3, न्यूक्लियर पावर। इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी की खोज जारी रहेगी, जिसमें क्षमता बढ़ाने, स्वदेशी टेक्निक को आगे बढ़ाने और टू नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म्स के प्लान शामिल है। तकनीक की ट्रांसफर के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के माध्यम से। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। ओवरऑल मोदी की 3rd टर्म में हमें एफर्ट्स देखने को मिल सकते हैं इंडिया के ग्लोबल स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। हालांकि नतीजे कई सारे फैक्टर्स पर निर्भर होंगे, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स और पॉलिसी इफेक्टिवनेस शामिल है। दुनिया मोदी 3.0 का इंतजार कर रही है। उनकी पॉलिसीज और इनिशिएटिव्स के नतीजे इंडिया के बॉर्डर्स के पार इकोनॉमिक ग्रोथ, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट एक्शंस, सोशल वेलफेयर और डिजिटल इनोवेशन में भी दिखाई देगी। आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में जहां दुनिया को मुश्किल तरीन चैलेंज का सामना करना पड़ता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की नजर मोदी के अंदर इंडिया की ट्रैजेक्टरी पर गड़ी हुई है, ये जानते हुए कि इसका असर दुनिया पे कितना ज्यादा रहेगा। चाहे दाढ़ी सफेद हो या काली या बिना दाढ़ी वाले, नजारा एक ही रहेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा और आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।